तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में jQuery के बारे में देखा था। jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसे हम अपने पेज में काम में ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी में हमें हेल्प मिलेगी jQuery से। और jQuery की एक अप्रोच है, वहां सेलेक्टर प्रोवाइड करने का तरीका है डॉलर, साथ में ब्रैकेट में वो सेलेक्टर। सेलेक्टर वो एक टैग भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। सेलेक्टर किसी एलिमेंट के लिए वो आईडी अगर है तो हैश के साथ वो आईडी भी स्पेसिफाई की जा सकती है। वो एक क्लास भी स्पेसिफाई की जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही सेलेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ, जैसा आप सीएसएस के लिए करते हैं। बस डॉलर ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं उस सेलेक्टर को। तो हमने जब बात की थी सीएसएस की हेल्प से डिजाइन करने की, उस वक्त भी हमने देखा था सेलेक्टर प्रोवाइड करने का तरीका सीएसएस में। कुछ वैसे ही तरीके आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। हमने जो प्रीवियस क्लास में एग्जांपल देखा था एक, उसकी हम बात करें अगर, तो कुछ इस तरीके का हमने एग्जांपल प्रोवाइड किया था जहां पे हमारे पास जो पेज अवेलेबल है उसके हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग, ये वर्डिंग लिखी हुई है हेडिंग में। इसकी आईडी दे रखी है heading 1। आईडी कुछ भी दे रखी होती है जैसे ABCD। तो हम चाहते हैं उस ABCD की CSS में कुछ चेंजेस करना। तो डॉट CSS हमने ये प्रोवाइड किया एक फंक्शन। लेकिन ये कब प्रोवाइड कर रखा है, तो इस पेज को आराम से ध्यान से देखें। हम एक एक करके जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे पहली चीज ये डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, हेड, बॉडी। लाइन नंबर 6 तक तो सब चीज आपको क्लियर होगी। लाइन नंबर 7 पे हमने jQuery की लाइब्रेरी को यहाँ पे लिंक कर रखा है। jQuery की वो जो लाइब्रेरी वाली फाइल है, jQuery की फाइल है एक तरीके से, उसे हमने यहाँ पे लिंक कर रखा है लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 8 पे हमने अपनी तरफ से वो जावास्क्रिप्ट का कोड प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हम jQuery की फंक्शनैलिटीज काम में ले सकते हैं अगर jQuery लिंक हो चुकी है तो। पहले jQuery लिंक होनी चाहिए, उसके बाद हम jQuery की फंक्शनैलिटीज यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे jQuery की फंक्शनैलिटीज को हमने अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में काम में ले लिया। और फिर उसके बाद ये क्या फंक्शनैलिटीज है उनकी हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रोवाइडेड है वो क्या है, हेडिंग प्रोवाइड किया है, बटन प्रोवाइड किए हैं। और हेडिंग के साथ आईडी देना, बटन के साथ आईडी देना। आईडी एक एट्रीब्यूट है, हमने पहले भी बात की है, सीएसएस में भी काफी हेल्प करता है, जावास्क्रिप्ट और jQuery में भी ये हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर 19, 20 एंड 21 को क्लियर कर लें। हेडिंग H1 जो प्रोवाइडेड है उसकी आईडी दे रखी है heading 1। लाइन नंबर 20 पे जो बटन प्रोवाइडेड है उसकी आईडी दे रखी है button 1। लाइन नंबर 21 पे जो है उसकी आईडी है button 2। अब हम यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर 8 से एंड 18 के बीच में जो कस्टम कोड हमने प्रोवाइड कर रखा है jQuery को काम में लेते हुए, जो अपना जावास्क्रिप्ट jQuery का कोड प्रोवाइड कर रखा है वो कैसा है। तो $document.ready, ये हमने एक फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है हमारा। वैसे तो सबसे रूट लेवल का तो ऑब्जेक्ट विंडो है, लेकिन अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के रेस्पेक्टिवली कुछ काम करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके रेस्पेक्टिवली, तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो है डॉक्यूमेंट। उसके साथ हमने प्रोवाइड किया कि जब डॉक्यूमेंट रेडी है, मतलब एक तरीके से पेज लोड हो गया हमारा सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे, वो अपीयर हो रहा है। अपीयर होने का मतलब ऐसा मत समझना कि हमें विजिबल हो गई सारी चीजें। हो सकता है कुछ चीजें अभी अपीयर हो रही हो हमारे सामने, इमेज अभी भी लोड हो रही हो, लेकिन सर्वर साइड से क्लाइंट साइड तक वो टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर पहुंच चुका है तो वो रेडी हो चुका है। और रेडी हो गया मतलब सारे एलिमेंट पहचान में आ रहे हैं। उसके बाद हमें जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। इन पैरेंथेसिस के बीच में एक पैरामीटर की तरह पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया। और फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं वो होपफुली आप सभी को ध्यान है। एक बार इस पोर्शन को भी आप आराम से देख लें जहां पे हमने ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन डिफाइन करने का तरीका, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम देना चाहते तो वो नेम दिया जाता है, बट अभी नेम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कहीं तो काम में ले ही नहीं रहे।
ये पैरेंथेसिस प्रोवाइड किए जहां पैरामीटर रिसीव किया जा सकता था इस फंक्शन के लिए। ये पैरामीटर्स रिसीव करने का तरीका हो सकता था। ये कर्ली ब्रैकेट उसके सेट, इंस्ट्रक्शन सेट को प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पे जो अभी हमने इस तरीके से दे रखा है, इसके बीच में जो फंक्शनैलिटी दी है वो फंक्शनैलिटी कैसी, तो पहले लाइन नंबर 11 से 13 तक जो अवेलेबल है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो वो फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी कि एक क्लिक वाला फंक्शन हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्लिक करवाना नहीं चाह रहे। अगर क्लिक हो इस बटन 1 वाली आईडी वाले एलिमेंट पे, जब भी क्लिक हो उस वक्त क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो हमने यहाँ पे बता दिया पैरामीटर की तरह। यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और फंक्शन डिफाइन करना सेम वही अप्रोच, फिर से आई फंक्शन कीवर्ड, उसके स्मॉल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट में उसके इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा था, केवल वो हेडिंग 1 वाली जो आईडी वाला एलिमेंट है उसे सेलेक्ट किया, एक सेलेक्टर प्रोवाइड किया और उस पर CSS अप्लाई कर रहे हैं कि उसका कलर क्या करना है, हमें ब्लू प्रोवाइड कर देना है। और जैसा ये लाइन नंबर 11 से 13 तक था वैसा ही लाइन नंबर 14 से 16 तक प्रोवाइड कर दिया, बस कलर ब्लू की जगह रेड स्पेसिफाई कर दिया बटन 2 के लिए। और ये जो हमने पेज प्रोवाइड कर रखा था इसे एक बार वापस हम ब्राउजर पे ओपन करके देख रहे हैं आज की क्लास में भी। ये कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है, होपफुली विजिबल तो है आपको, एक बार फिर भी जूम करके। हेडिंग है, 2 बटन है, हम क्लिक करते हैं ब्लू वाले पे, ब्लू आ गया, रेड पे रेड आ गया, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पेज में क्लाइंट साइड पे ये चेंजेस हो रहे हैं। इस तरीके का पेज अगर सर्वर साइड से अलग अलग क्लाइंट साइड पे पहुंच रहा है तो जो यूजर रेड पे क्लिक करेगा उसे रेड में अपीयर हो रहा है, जो यूजर ब्लू पे क्लिक कर रहा होगा उसे ब्लू में। क्लाइंट साइड पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ये jQuery का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोच अवेलेबल है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। अब हम जो ये बात कर रहे थे CSS फंक्शन की, अब उस पर थोड़ा सा और फोकस कर रहे हैं आज की क्लास में। बाकी तो प्री डिफाइंड फंक्शन jQuery के बहुत सारे हैं, कितने भी इम्प्लीमेंटेशन वहां परफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी कि बटन 1 पे क्लिक हो तब हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, बटन 2 हटा ही दिया हमने यहाँ से। और एक चीज और हमने जो प्रीवियस क्लास में कही थी, आप चाहे तो पेज का एक्चुअल कंटेंट पहले दें और ये स्क्रिप्ट बाद में प्रोवाइड करें, जिससे पेज लोड होने वाला टास्क पहले परफॉर्म जब हो रहा है तो डेटा जल्दी अपीयर हो सके। स्क्रिप्ट तो बाद में परफॉर्म करना चाहेंगे जब पेज लोड हो जाए उसके बाद। तो ये चीजें नॉर्मली आप हो सकता है बेटर प्रैक्टिस में बॉडी में सबसे लास्ट में प्रोवाइड करना चाहें, लेकिन हाँ इनका ऑर्डर जरूर ध्यान रखना। लाइन नंबर 10 पे ये जो है ये jQuery की लाइब्रेरी है, इसे पहले देना है, फिर jQuery को अपने कोड में काम में ले सकते हैं। तो अभी हमने इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रखा है, अभी वर्क वही है, हमने कुछ भी यहाँ चेंजेस ऐसे कुछ किए नहीं है, बस बटन 2 वाली वर्किंग हटा दिया और ऑर्डर इनका बदल दिया, पहले कंटेंट है फिर ये स्क्रिप्ट प्रोवाइडेड। तो बटन 1 ही अवेलेबल है, बटन 2 है ही नहीं, और वो वर्क कर ही रहा होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं हम इस पेज को। इस पेज को हमने ब्राउजर पे ओपन किया एंड यहाँ कलर ब्लू वाला बटन है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं इसका कलर ब्लू हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल है। अब यहाँ हम जो फोकस करना चाहते हैं CSS फंक्शन पे, तो ये CSS फंक्शन हमारे पास कैसा है, तो एक तरीका तो आपको पता चल चुका है CSS फंक्शन का, जिसमें 2 पैरामीटर दिए। पहला पैरामीटर वो CSS प्रॉपर्टी, दूसरा पैरामीटर है वो CSS वैल्यू जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इस सेलेक्टर पर। यहाँ पे हम वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, बटन के लिए कलर ब्लू की जगह चेंज स्टाइल, ऐसा हमने उस बटन पे कुछ अपीयर कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे केवल कलर नहीं, हम यहाँ पे और भी चीजें अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो परफॉर्म की जा सकती है। जैसे हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट हेडिंग 1 के लिए ही कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब बाकी अपनी तरफ से ट्राई करना, हेडिंग के साथ साथ पैराग्राफ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जिसके लिए भी चेंजेस करना ट्राई करना। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉन्ट साइज, एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जो होपफुली आपको ध्यान होगी। फॉन्ट साइज को हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी यहाँ, जैसे ये हेडिंग हमारी अवेलेबल थी हमने इसे वैल्यू प्रोवाइड कर दी 42 पिक्सल, ऐसा कुछ हमने ये दे दिया। सेव किया
इस पेज को रिफ्रेश किया जो ऑलरेडी जूम है, इस पे हम जैसे इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करते ही दो चीजें परफॉर्म होंगी। एक तो इसका कलर चेंज होगा हेडिंग का, और दूसरा उसी हेडिंग के लिए फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है। हमने चेंज स्टाइल पे क्लिक किया और दोनों चीज बदल गई, आपको इजीली ये नोटिस भी किया होगा। कलर चेंज होना भी, और वो कंटेंट थोड़ा बड़ा हुआ, जूम होने पे जो था साइज उससे भी बड़ा हो गया। एक्चुअल पे भी ये चेंजेस आ रहे होंगे, अगर ये जूम नहीं होता, एक्चुअल साइज ये अवेलेबल है, रिफ्रेश किया ऐसा था, चेंज स्टाइल पे क्लिक करते ही ये थोड़ा बड़ा हो गया, पॉपअप होके एक तरीके से आ रहा हो, ऐसा फील देता है। तो ये अवेलेबल है हमारे पास कुछ अप्रोच जहां हम CSS फंक्शन बार बार तो काम में ले ही सकते हैं। ये अप्रोच है हमारी CSS फंक्शन के लिए, जहां पे तो भी हम सेलेक्टर प्रोवाइड कर रहे थे, उस सेलेक्टर के साथ जब CSS प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन, उसमें पहली चीज तो हम दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी का नेम, और दूसरी चीज दे रहा है उसकी वैल्यू। तो CSS की प्रॉपर्टी हम चेंज करना चाह रहे हैं और दूसरी चीज दे दी उसकी वैल्यू। अब यहीं पे हम जो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे CSS का, होपफुली ये तो आपको आइडिया लगा ही है। यहीं पे हम बात करते हैं अगर CSS फंक्शन दो बार काम में लेना पड़ा, दो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, तीन प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है तो तीन बार काम में लेते हैं, पांच करनी होगी तो पांच बार। इसकी जगह पे हम एक ही CSS फंक्शन से मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी चेंज करवा सकते हैं, और उस केस में इसका जो सिंटेक्स रहता है, सेलेक्टर जो भी हमारा सेलेक्टर जो भी है हमारा, उस पर्टिकुलर सेलेक्टर के साथ जो CSS हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो CSS इस तरीके से ना दे करके हमने कैसी प्रोवाइड की उसे समझना। आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जानते हैं, होपफुली आपको ध्यान होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही अप्रोच। एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जिसके अंदर इंडेक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो CSS की उस प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू प्रोवाइडेड है। जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कि ऑब्जेक्ट कैसे प्रोवाइड किया हमने जावास्क्रिप्ट में, कभी जैसे हमने नेम दिया और नेम को हमने प्रोवाइड कर दी वैल्यू जैसे विराट, होपफुली आपको ध्यान होगा। अब तो ये हमने एज स्पेसिफाई किया और एज के लिए वैल्यू दे दी, एक नंबर देना था तो डायरेक्ट इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। हमने अगर उसका ईमेल देना चाहा तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया, कुछ ऐसी कर रहे थे हम ये प्रोवाइड। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है तो कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में उसकी की वैल्यू के पेयर प्रोवाइड कर दिया, इंडेक्स और उसके रेस्पेक्टिवली उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू वाला ही कॉम्बिनेशन CSS के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू वाला कॉम्बिनेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, जितनी भी आपको देने की जरूरत है उतनी प्रॉपर्टी वैल्यूज आप दे सकते हैं। बीच में सेपरेशन के लिए कॉमा रहेगा, वो ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये कॉमा के साथ प्रोवाइड की जा रही है, और ये डेटा दिया जा रहा है CSS के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यही सेलेक्टर वाली अप्रोच जो अभी देख रहे थे, इसी अप्रोच को हम काम में ले रहे हैं उसी हेडिंग के लिए। ये CSS वाली अप्रोच उसी हेडिंग के लिए। तो कैसे, एक बार इसे किया हमने कॉपी एंड यहाँ किया पेस्ट। सेलेक्टर जो हमारा अवेलेबल है वो है हेडिंग 1 ID है, तो हैश के साथ प्रोवाइड कर दिया ये सेलेक्टर। इस तरीके से हमें यहाँ प्रॉपर्टी जो देनी है वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग बहुत सी हो सकती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो दो प्रॉपर्टी काम में लिया, उन दोनों को हम ले रहे हैं काम में यहाँ पे। जैसे ये कलर लिया, ब्लू लिया, तो एक एक करके लिया था। बोले ये कलर प्रॉपर्टी हो गई, ब्लू उसकी वैल्यू हो गई, या रेड कर देते हैं इस जगह पे, जैसे रेड हो गई उसकी वैल्यू। हेक्स कोड वाले फॉर्मेट में भी हो सकता है, RGB फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे भी कलर देना हम जानते हैं वैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर प्रॉपर्टी का नेम है, रेड उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम फॉन्ट साइज, और उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं 42 पिक्सल, जैसे वही अब है 42 पिक्सल। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी होती है, हमने देखा भी है उसे CSS में। बैकग्राउंड कलर के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जैसे वैल्यू से येलो।
सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ और चीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेकोरेशन, होपफुली आपको ध्यान होगा, जिसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया हेडिंग जो हमारे पास अवेलेबल है उसी के लिए। इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, होपफुली आपको ये विजिबल होगी। चेंज स्टाइल बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, एक तो बैकग्राउंड येलो, कलर रेड और अंडरलाइन के साथ ये कंटेंट, ये तीन चीज हमने प्रोवाइड कर रखी है। सॉरी, 4 थिंग्स। फॉन्ट साइज भी चेंज हुआ है, राइट। हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, साइज छोटा था पहले, तो साइज बड़ा हुआ, रेड भी हो गया, बैकग्राउंड येलो हो गया और अंडरलाइन आ चुकी है। तो ये सब चीजें उसके साथ ये परफॉर्म हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप CSS की जो भी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं उस कंप्लीट सेट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू वाले पेयर वाले फॉर्मेट में। एक ही CSS फंक्शन काम में लेते हुए उस सेलेक्टर को पूरा डिजाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं जितना भी देना चाहिए, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक CSS में 2 पैरामीटर दिए अगर, तो पहला पैरामीटर प्रॉपर्टी, दूसरा पैरामीटर वैल्यू, या एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह प्रोवाइड कर दिया एक ही पैरामीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पहले इंडेक्स आता है तो वो होती है प्रॉपर्टी CSS की, और जो वैल्यू आ रही है वो CSS की प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू अवेलेबल। तो कुछ इस तरीके से आप CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। होपफुली ये आइडिया लगा हो, और ये बहुत सी जगह पे आपके काम आ सकता है। साथ के साथ जो आपके काम आने के जो पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटी ऐसी कि अगर आप चाहते हैं कि CSS में पहले से डिजाइन प्रोवाइडेड है, आप कभी क्लास ऐड करना चाहते हैं क्योंकि क्लास के लिए डिजाइन प्रोवाइडेड है, वो कैसे, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सपोज ये हमारे पास हेडिंग अवेलेबल है मल्टीपल, हमारा पहले कंटेंट पे फोकस करते हैं। ये 3 हेडिंग हमने प्रोवाइड कर दी। H1 हेडिंग, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज सेकंड हेडिंग एंड दिस इज थर्ड हेडिंग। ऐसे ही हमने कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। आईडी भी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसी कुछ हमने आईडी प्रोवाइड कर दी। आईडी में हेडिंग वर्ड लिखा हुआ जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता था, है ना। और फिर हमने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया अभी, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसे समझे। चेंज स्टाइल फॉर हेडिंग 1, ऐसा हमने कुछ लिख दिया है ना। 3 बटन प्रोवाइड कर रहे हैं वापस से वही, फर्स्ट बटन, सेकंड बटन, थर्ड बटन, इस तरीके का हम कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। से बटन 2, बटन 3, ऐसा कुछ हमने ये दे दिया। किसकी स्टाइल चेंज करनी है वो हमने इसकी वर्डिंग में स्पेसिफाई कर दिया। ये 3 बटन हमने प्रोवाइड किए, 3 हेडिंग दे रखे, 3 बटन दे रखे हैं। और यहाँ पे ये जो हम वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं jQuery में, वो कैसी वर्किंग दे रहे हैं, बहुत सिंपल से मैनर में हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि बटन 1 पे क्लिक हुआ तो क्या करना है हमें। तो पहले एक बार केवल बटन 1 पे फोकस करते हैं। बटन 1 के क्लिक पे हम चाहते हैं जो हमारा सेलेक्टर है हेडिंग 1 आईडी वाला, उस पर्टिकुलर सेलेक्टर के लिए हम एक क्लास ऐड करना चाहते हैं। क्लास वो एट्रीब्यूट जो था HTML का, वो क्लास एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहे हैं। उसके लिए jQuery का फंक्शन है ऐड क्लास, और ऐड क्लास में हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जैसे से एक्टिव, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। तो क्या किया हमने, हेडिंग 1 के साथ एक्टिव क्लास प्रोवाइड कर दी। सेव कर रहे हैं हम इस पेज को, पहले एक बार इस पेज को ब्राउजर पे देखते हैं। सेव किया हमने इस पेज को हम ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं। ब्राउजर पे अवेलेबल है ये। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी हम ओपन कर रहे हैं जिससे आप ये इंस्पेक्ट एलिमेंट में नोटिस कर सकें कि क्या चेंज आते हैं अगर बटन 1 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास बटन अवेलेबल है। ये हेडिंग 1 आईडी, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग 1 आप एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट पे फोकस अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो H1 आईडी हेडिंग 1 और ये वर्डिंग अवेलेबल है। हम यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही क्या हुआ, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट हेडिंग के साथ एक क्लास आ गई एक्टिव। ये क्लास एक्टिव नहीं, हम कुछ भी नाम दे सकते थे। क्लास का नाम जैसे हमने ABCD दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। जैसे हम इस बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले के साथ ही वो क्लास आ गई ABCD। और इसका यूज कुछ ऐसा हो सकता है कि हमने क्लास के लिए डिजाइन पहले से CSS में प्रोवाइड कर रखा था, हमें केवल वो क्लास देने की जरूरत लगी, बाकी काम वो खुद कर ले। तो उसके लिए हमने दे दी जैसे क्लास एक्टिव,
एक्टिव क्लास में हमने जैसे ये प्रोवाइड कर दिया से कलर रेड, साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, एंड साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे फॉन्ट स्टाइल एंड दे दिया इटैलिक। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। ये एक्टिव क्लास के लिए सीएसएस प्रोवाइड कर रखी है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बटन 1 पे क्लिक होता है तो उसे एक्टिव क्लास दे देते हैं, बटन 2 पे क्लिक हो तो उसे एक्टिव क्लास दे देंगे, बटन 3 पे क्लिक हो तो उसे एक्टिव क्लास प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे हेडिंग 1 पे, हेडिंग 2 पे, हेडिंग 3 पे, तीनों के लिए हमने 3 अलग अलग बटन दे रखे हैं, उसके रेस्पेक्टिवली हम वर्क कर रहे हैं। और क्लास ऐड कर रहे हैं, केवल रिमूव नहीं कर रहे हैं किसी की भी क्लास। तो एक बार समझना, रिफ्रेश किया हमने इसे। जब हम यहाँ पे एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी देख ले, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कोई क्लास प्रोवाइडेड नहीं है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेकंड बटन पे, बीच वाले बटन पे, तो हेडिंग 2 को वो क्लास मिल गई, और क्लास मिलते ही उसके रेस्पेक्टिवली कलर चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, अंडरलाइन आ गई। ऐड क्लास किया था। हम यहीं पे बात करते हैं, हम अगर क्लिक कर देते हैं इस पे जैसे थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले को भी वो एक्टिव क्लास मिल गई। हम अगर क्लिक कर देते हैं फर्स्ट वाले पे तो फर्स्ट वाले को भी एक्टिव क्लास मिल गई। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। फर्स्ट वाले को एक्टिव क्लास, थर्ड वाले को एक्टिव क्लास, सेकंड वाले को, तीनों को एक्टिव क्लास मिल चुकी है। फिर से अगर किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्टिव क्लास तो ऑलरेडी मिल चुकी है, फिर से वो एक सेम नेम की क्लास बार बार नहीं मिलती है। अगर नेम अलग अलग होते क्लास के तो बिल्कुल वो मिल जाती, लेकिन सेम नेम की क्लास सेम एलिमेंट को बार बार नहीं मिलती। तो एक्टिव क्लास इन तीनों को मिल चुकी है। अब भले ही इस बटन पे कितना भी क्लिक करो वैसा की वैसा ही दिखता है। बट अभी जो दिख रहा है हमें, वहां केवल ऐड करने की अप्रोच हमने देखी कि क्या किया, क्लास ऐड कर दी हेडिंग 1 के साथ। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा टास्क और कर रहे हैं। वो टास्क क्या, उसे समझना आराम से। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब ये हेडिंग को क्लास एक्टिव देना चाहते हैं, उससे पहले जितने भी हमारे एलिमेंट हैं H1 वाले, उन सभी के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया रिमूव क्लास एक्टिव। इसका मतलब आराम से समझना, जब बटन 1 पे क्लिक होगा तो जितने भी H1 है उन सब के लिए रिमूव क्लास एक्टिव वर्क करेगा, और फिर हेडिंग 1 जो है उसके लिए एक्टिव क्लास मिल जाएगी। सेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं बटन 2 के लिए एंड बटन 3 के लिए। इसे हमने ये प्रोवाइड करके सेव किया, रिफ्रेश किया। हम अगर क्लिक करते हैं सपोज ये बटन 2 पे, तो ये वाला हमारा एक्टिव हो गया, बाकी दोनों नहीं है। बटन 1 पे क्लिक करते हैं तो 1 वाला एक्टिव हो गया, बाकी दोनों नहीं है। 3 पे क्लिक किया तो 3 वाला एक्टिव हो गया। एंड होपफुली आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। और इस केस को, इस पर्टिकुलर अप्रोच को बहुत सी जगह काम में लिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर अप्रोच को बहुत सी जगह काम में लिया जा सकता है, जैसे एक स्लाइडर के इम्प्लीमेंटेशन में, कि कौन सी वाली स्लाइड विजिबल हो और कौन सी नहीं। तो एक्टिव वाले को दे रखा है डिस्प्ले ब्लॉक, बाकी सबके लिए क्या रखा है, डिस्प्ले नन। सीएसएस में ही प्रोवाइडेड है। तो आपको केवल उस नेक्स्ट पे क्लिक करने पे किसे एक्टिव क्लास प्रोवाइड करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर जाएगा। ट्राई करके देखना। साथ के साथ यही अप्रोच आप कई बार कुछ ऐसा देखते होंगे जहां पे FAQ वाला पेज अवेलेबल है, जहां पे बहुत से क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर अवेलेबल तो थे, लेकिन सबके आंसर छुपे हुए हैं। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्लिक करना है केवल उसका आंसर दिखाई देता है, बाकी सबके आंसर छुप जाते हैं। किसी और क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो उसके रेस्पेक्टिवली आंसर विजिबल होता है, बाकी सारे आंसर्स फिर से हाइड हो जाते हैं। तो उस अप्रोच में भी ये काम में लिया जा सकता है। तो अलग अलग जगह ये काम में लिए जा सकते हैं। बट हाँ, होपफुली आपको ये आइडिया लगा होगा ऐड क्लास, रिमूव क्लास क्या चीज है, लॉजिकली कैसे काम में लेना है वो आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस ये एक बार ऐसे ही लिख रहे हैं, हाइड, शो, टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। होपफुली ये तो आप सभी को ध्यान होंगे।
हमने बात की थी इन फंक्शंस की, हाइड, शो, नेम ही रिप्रेजेंट कर रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं इनकी। यहीं पे अगर हम क्लास से रिलेटेड फंक्शन जो अभी ऐड क्लास देखा था, उसी तरीके के फंक्शन की बात करें तो ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टॉगल क्लास। टॉगल क्लास का मतलब जो भी आपने क्लास का नेम प्रोवाइड किया, अगर वो क्लास ऑलरेडी अवेलेबल थी तो हटा देगा, रिमूव कर देगा, अगर वो पहले से अवेलेबल नहीं है तो ऐड कर देगा। टॉगल कर देगा मतलब अगर नहीं थी तो प्रोवाइड कर देगा, प्रोवाइडेड थी तो हटा देगा। तो कुछ इस तरीके से टॉगल क्लास भी आप काम में ले सकते हैं। साथ के साथ एक चीज और, क्लास से रिलेटेड फंक्शन में हैज क्लास फंक्शन भी आप काम में ले सकते हैं। हैश क्लास किस लिए होगा? कभी अगर आपको जरूरत लगी कि आपको चेक करना है कि इस एलिमेंट के पास ये पर्टिकुलर क्लास अवेलेबल है या नहीं है। कौन सी क्लास? जैसे यहाँ दे दिया ABCD, इस पे चेक कर रहे हो, उस सेलेक्टर पे। यहाँ वही तरीका रहेगा, डॉलर, डॉलर के साथ वो सेलेक्टर प्रोवाइडेड होगा, उस सेलेक्टर पे चेक कर रहे हैं कि इसके पास ये ABCD वाली क्लास अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हैश क्लास फंक्शन काम में ले सकते हैं। रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ट्रू और फॉल्स, वही बुलियन वैल्यू यस या नो वाले मैनर में। क्लास अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके पास है, तो ट्रू, अगर उसके पास ऑलरेडी वो क्लास नहीं है तो फॉल्स। बुलियन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा हैश क्लास फंक्शन। जबकि ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास उस एलिमेंट को वो क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके के हमारे पास ये अवेलेबल है। साथ के साथ हमने जो बात की थी क्लिक वाले फंक्शन की, अच्छा इसे एक साथ ही लिख लेते बोले ना, अब थोड़ा सा अलग है इसका यूज। ये क्लास ना देता है ना लेता है, मतलब क्लास ना ऐड करता है ना रिमूव करता है, बट ये चेक करता है कि क्लास उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। ऐड क्लास ऐड कर देता है, रिमूव क्लास रिमूव कर देता है। टॉगल क्लास अगर थी मतलब ऑलरेडी एडेड थी तो रिमूव, अगर रिमूव थी ऑलरेडी तो ऐड, ऐसा कर देगा। जबकि यहीं पे अगर हम इवेंट से रिलेटेड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इवेंट हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। उनसे रिलेटेड फंक्शन में जैसे हमने क्लिक देखा था, क्लिक का आप यूज समझ चुके हैं। और क्लिक अगर परफॉर्म करना है तो कैसे परफॉर्म करते हैं? केवल क्लिक प्रोवाइड किया, इसके बीच में कुछ भी नहीं दिया तो क्लिक परफॉर्म होगा। जबकि क्लिक के साथ अगर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, या पैरामीटर में फंक्शन दे दिया, तो क्लिक जब भी हो तब ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, ये बता दिया। सिमिलरली हमारे पास क्लिक की तरह ही डबल क्लिक भी अवेलेबल है। क्लिक जो इवेंट था उसी तरीके से हमने इवेंट देखा था डबल क्लिक, उसी तरीके से हमारे पास इवेंट अवेलेबल है माउस एंटर। माउस एंटर का क्या यूज? जब भी उस एलिमेंट पे माउस आए, एक तरीके से वही माउस होवर वाला जो हम बात कर रहे थे, ऑन माउस होवर, वो जो हमने देखा था उस वाले सेंस में। जबकि माउस लीव हमारे पास अवेलेबल है किस लिए? तो जो माउस आउट की हम बात कर रहे थे कि उसके ऊपर से जब माउस चला जाए तो उस वक्त के लिए माउस लीव। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इनके फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जा सकती है कि क्या काम करना है जब वो डबल क्लिक हो, वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे दे दी गई। जब उस पे माउस पहुंचे तब क्या करना है, वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे, माउस लीव करे वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे, इस तरीके से वो प्रोवाइड किया जा सकता है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। और साथ ही साथ एक चीज और, एक होवर फंक्शन अवेलेबल है। बाकी फंक्शन तो बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे हमने वो कीबोर्ड से रिलेटेड बात की थी, जैसे होपफुली आपको ध्यान होगा। तो फोकस एक फंक्शन अवेलेबल है कि जब भी उस पर फोकस हो तो क्या करना है। ब्लर फंक्शन अवेलेबल है, जो हमने इवेंट देखे थे उनसे रिलेटेड फंक्शंस की बात करें तो। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एक फंक्शन जो कभी आपको हो सकता है यूजफुल लगे, होवर एक फंक्शन अवेलेबल है। होवर फंक्शन का क्या यूज है? इसमें आप दो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दो फंक्शनैलिटी कैसी कैसी? फंक्शन वन एंड फंक्शन टू डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। उस सेलेक्टर पे जब भी माउस आएगा तब तो ये चीज परफॉर्म होगी, और जब माउस उस पे से जाएगा तब ये चीज परफॉर्म हो जाएगी। तो उस सेंस के लिए अवेलेबल है हमारे पास होवर फंक्शन। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। साथ ही साथ
हमारे पास फंक्शंस jQuery के बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे हमने एजेक्स की बात की थी, तो एजेक्स की अप्रोच के लिए भी यहाँ jQuery का फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन अभी हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक फंक्शन, वो किस फंक्शन की बात कर रहे हैं उसे आप आराम से देखना एंड समझना। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक एलिमेंट को एनिमेट करने के तरीके की। तो हमने जो अभी ये प्रोवाइड कर रखा था इस पूरे को किया हमने कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज हमने बस एक div प्रोवाइड कर रखा है जिसकी हमने आईडी दे रखी है, सपोज ये ब्लॉक, हमने ऐसे कुछ भी आईडी प्रोवाइड कर दिया, block1 दे दिया ना, जिससे आप कुछ भी कंफ्यूज ना हो। इसमें हमने कंटेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है सच, हमने केवल और केवल इसके अंदर क्या प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं, केवल इसे डिजाइन प्रोवाइड कर दिया। block1 को अगर CSS से डिजाइन देना चाहते हैं तो कैसे देते हैं, #block1 इस तरीके से। और डिजाइन हम क्या दे रहे हैं वो समझे, हम यहाँ पे डिजाइन दे रहे हैं से इस पर्टिकुलर div को जो एकदम खाली पड़ा हुआ है, इसे हम दे रहे हैं एक तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब, तो ये ब्लॉक की तरह पूरा 100% पे जो आ रहा था वो 100% पे ना आए, उसके लिए दे सकते हैं। या फिर एक काम करते हैं, अभी इनलाइन ब्लॉक की बात ना करते हुए सिंपली विड्थ हमने दे दी जैसे इसे 200 पिक्सल, हाइट हमने प्रोवाइड कर दी जैसे सपोज 100 पिक्सल, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया, 200 बाई 200 का एक स्क्वायर प्रोवाइड कर दिया। और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया जिससे हम इसे पहचान सकें कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। अभी के लिए हमने यहाँ पे कुछ भी और चीज तो प्रोवाइड नहीं किया। बटन 1 हम एक देंगे, उस बटन के क्लिक पे क्या करना चाहेंगे उसकी बात करेंगे अभी, है ना। बाकी सब चीजें हम यहाँ से हटा रहे हैं, जो भी अभी यहाँ प्रोवाइडेड था सब हटा दिया। तो बटन 1 भी अभी नहीं दे रखा, दे देते हैं एक बार बटन 1। और ये जो हम बटन 1 जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी आईडी दे दी हमने btn1, और इस पे हमने दे दिया जैसे क्लिक हेयर, ऐसे ही कुछ वर्डिंग प्रोवाइड कर दी। इस बटन पे क्लिक होने पे हम कुछ इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करना चाहेंगे उस ब्लॉक पे, लेकिन उससे पहले ये ब्लॉक अपीयर कैसा हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार। इस पेज को हमने ओपन किया ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे जब इस पेज को ओपन कर रहे हैं आप इजीली इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देख सकते हैं। ये ब्लॉक कैसा अवेलेबल है, इसकी हाइट और विड्थ हमने प्रोवाइड कर रखी है, बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है। और साथ के साथ एक काम और करते हैं, हम इसे पोजीशन, आपको होपफुली ध्यान होगा क्योंकि एनिमेट करना है, तो एक बार एग्जांपल के लिए हम पोजीशन फिक्स्ड या फिर एब्सोल्यूट करके हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम एक बार एब्सोल्यूट करके ट्राई कर लेते हैं, आप फिक्स्ड करके भी ट्राई करें तो सेम वर्क करेगा अभी, क्योंकि इसका पेरेंट पूरा वो बॉडी वो पेज ही अवेलेबल है, तो डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या, कि वो जो हमारा एलिमेंट है block1 वाला, आईडी है उसकी block1, तो हमने दिया #block1। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, एनिमेशन जैसा फील लेके आना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन इधर से उधर चेंज करना चाहते हैं। और वो चेंज करने का तरीका कैसा, जैसे हमने यहाँ पे एक वही तरीका जैसा भी CSS के लिए प्रोवाइड किया था। CSS के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया था, CSS फंक्शन के बीच में एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया था। सिमिलरली एनिमेट फंक्शन के बीच में भी हमने एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है इसमें हम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी, जैसे हमने इसकी विड्थ कर दी एकदम से कुछ चेंज, जैसे हमने विड्थ प्रोवाइड कर दी 400 पिक्सल, और 400 पिक्सल दे रहे हैं, एक स्ट्रिंग की तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। विड्थ को भी आप चाहो तो स्ट्रिंग की तरह स्पेसिफाई करके दे सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम ऑब्जेक्ट में बात करते आ रहे हैं, उसके इंडेक्स को स्ट्रिंग में देना कंपलसरी नहीं है, बट वैल्यू कैसी देना चाहते हैं, या तो वो पूरा नंबर होता, पिक्सल लिखना चाह रहे हो तो वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हाइट भी हमने जैसे ये प्रोवाइड कर दिया 400 पिक्सल। अभी के लिए केवल इतना ही हमने किया, सेव किया, इस बटन के क्लिक पे ये एनिमेशन परफॉर्म होगा। रिफ्रेश कर रहे हैं हम इस पेज को, हमारे पास वो जो बटन अवेलेबल है, एक बार उस बटन को हम पहले दे रहे हैं और बाकी ये हम बाद में प्रोवाइड कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये बटन है राइट। हम इस पे करते हैं क्लिक, क्लिक करते ही क्या हुआ होपफुली आप देख सकते हैं। रिफ्रेश कर रहे हैं वापस से, क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हो रहा है आप इसे नोटिस कर सकते हैं। ये वर्क रहेगा एनिमेट का, एनिमेशन परफॉर्म करने का कुछ इस तरीके का टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं।
और यहीं पे आप एनिमेट फंक्शन जब काम में ले रहे हैं तो इस पैरामीटर के साथ आप इसकी स्पीड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने स्पीड दे दी अगर 5000, तो 5 सेकंड की स्पीड में हम ये टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से हो सकता है। होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। एक एक्स्ट्रा पैरामीटर और देख सकते हैं, एक फंक्शन कि जब वो एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तब क्या करना है, वो यहाँ पे